जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य बैच 2.0 में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि इस बैच में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिछले लेक्चर में मैथ क्लास 10th का 2020 का एमवी मॉडल पेपर जो है हम सॉल्व किए थे, जिसमें का कुछ पार्ट हमने मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या किया था उसमें सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर और आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं कितने क्वेश्चंस लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 2 नंबर का क्वेश्चन है हम उसको करने वाले हैं सॉल्व, सही है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो दे रहा है सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन 2 क्या है, इसमें हमको सभी खंड करने हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क नंबर का 2 का क जो है वो क्वेश्चन है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y इक्वल होगा किसके 2k + 1 का, ठीक है, का कोई हल नहीं है। मतलब जो ये युगपत समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, इनमें इनका कोई भी हल नहीं होगा उस कंडीशन में के का वैल्यू हमसे पूछा है, ओके। तो चलिएगा देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है यानी कि ये 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क है, ठीक है। यहाँ पे हमको समीकरण एक दिया गया है, क्या चीज़ 3x + y। फर्स्ट समीकरण क्या दिया गया है 3x + y, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं दिया गया समीकरण क्या है 3x + y इक्वल में क्या है 1, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 1 को इधर लेते आते हैं तो क्या आ जाएगा 3x + y और माइनस में 1 = 0। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 की तुलना हम करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 की तुलना अगर हम करें, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे। तो युगपत समीकरण क्या होते हैं, मान लिया मैंने a1x + b1y a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, है ना। समीकरण 1 की तुलना इतना से इस समीकरण से करने पर तो यहाँ से हम जब तुलना करेंगे तो हमको a1 की जगह पे क्या मिला, देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, सही है। यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक क्या है 1 है, सही है। तो यहाँ हम y इक्वल कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ पे c1 का गुणांक मतलब c1 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है 1 है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, यानी कि c1 के जगह पे हमारा वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा। अभी आपको क्लियर है यहाँ तक। हमने जब तुलना किया तो हमको पहले वाले समीकरण से ये मिला। अब दूसरा वाला समीकरण क्या है, तथा दूसरा वाला समीकरण जो दिया है वो यहाँ पे दिया है 2k - 1 इंटू में x प्लस में k - 1 इंटू में y माइनस कांस्टेंट नंबर है जो वो 2k प्लस में 1 है, सही है। और ये इक्वल है 0। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। तो चलिएगा अभी हम क्या करेंगे, इसको भी तुलना करेंगे। क्या करेंगे तुलना, देखिएगा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया क्या कि ये जो था यहाँ पे इक्वेशन को क्या दिया था 2k - 1 × x + k - 1 × y इक्वल में दिया था 2k + 1। तो मैंने उसको इधर ले लिया, जैसे यहाँ पे मैंने 1 को इधर किया था वैसे मैंने इसको इधर कर दिया है, ठीक है। अब हम इसका समीकरण 2 का यानी कि समीकरण नंबर 2 का तुलना किससे करेंगे। तो यहाँ पे मैं a2 ले रहा हूँ, क्या a2x + b2y + c2 इक्वल में 0, क्योंकि युगपद का 2 समीकरण है तो इसलिए हम 2 वाले को इस तरह से लिख लिए हैं। इक्वल में 0 से हम क्या कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं, से करने पर इसका हम क्या कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा a2 इक्वल में हो जाएगा, हमको मिलेगा 2k - 1, क्योंकि x का गुणांक ये है, ठीक है। y का गुणांक क्या है, सॉरी यहाँ पे y मैंने लिख दिया, यहाँ पे रहेगा b, क्या रहेगा b, तो यहाँ भी क्या रहेगा b है, यानी कि यहाँ रहेगा b1 और यहाँ रहेगा b2, ओके। अब देखिए y का गुणांक k - 1, ओके। एंड c2 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा
C2 उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो माइनस में 2K और प्लस में 1। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कंडीशन हमको क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं है। सही है, इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, तब इस K का वैल्यू हमको निकालना है। तो जब कोई भी हल नहीं होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, तो देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरणों का कोई हल न होने का कंडीशन क्या है, यानी कि प्रतिबंध न होने का प्रतिबंध क्या है, तो यहाँ होता है A1/A2 इसका रेशियो, यक्स के गुणांक का रेशियो इक्वल वाई के गुणांक का रेशियो, तो इक्वल होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा किसका, C1/C2 के इक्वल नहीं होंगे सब ये। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि इन सब का कोई भी हल नहीं होगा जब ऐसा कंडीशन होता है तभी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इस सब को रखेंगे वैल्यू जो हमको मिला है A1 A2 B1 B2 C1 C2 का। सही है, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सही है, तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, A1 के जगह पे हमको क्या मिला है 3। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 3/A2 के जगह पे क्या मिला है 2K - 1, कितना 2K - 1 इक्वल में B1 के जगह पे क्या मिला है हमें 1, और B2 के जगह पे K - 1। ओके, एंड इज नॉट इक्वल C1/C2, तो C1 क्या है, यहाँ C1 हमारा क्या है, तो C1 जो है वो है -1, कितना है -1 अपॉन C2 कितना है माइनस में 2K + 1। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे मेनली हमको इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इक्वल तो है नहीं, मेनली हमको इन दोनों से मतलब है। सही है, तो अब क्या करेंगे, देखिएगा इन दोनों को हम इक्वल करके यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसलिए 3/2K - 1 इक्वल 1/K - 1 केवल लिखेंगे। सही है, ये क्या है नॉट इक्वल है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, हमें बस इतना लेना है, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3K - 3 इक्वल में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2K - 1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2K को इधर लाऊंगा, यानी कि 3K और 2K प्लस में इधर आएगा -2K इक्वल -1 है इधर, 3 को इधर भेज रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3K - 2K, तो कितना बचेगा ओनली K इक्वल में क्या, देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है 3 और 1 छोटा है, तो बड़ा 3 है उसके आएगा चिन्ह प्लस है, तो प्लस में आंसर आने वाला है। सही है, और क्या एक प्लस एक माइनस, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि K की वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो K की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लिख सकते हैं कि K के इस मान के लिए, यानी कि K = 2 पर दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अतः K = 2 के लिए दिए गए समीकरण निकायों का कोई भी हल नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। सही है, चलिए फिर इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड का ख। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, चित्र में AO/OC
इक्वल BU/OD इक्वल 1/3। ठीक है, ये दिया हुआ है। सही है, चित्र यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बगल में वो क्या है, AO/OC इक्वल BU/OD इक्वल 1/3 के। ठीक है, बोल रहा है यदि DC इक्वल 1.5 सेंटीमीटर हो तो EB का मान ज्ञात करना है हमको। सही है, अब फिगर अपना देख लिए पूरा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हमको AB का वैल्यू पूछा है और DC का वैल्यू दिया है, और ये हमको दिया है AO/OC इक्वल BU/OD इक्वल जो है 1/3 है। सही है, तो देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर डालता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का ख का सॉल्यूशन। सही है, अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे बना लेता हूँ फिगर। फिगर क्या दिया है, ये कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है। सही है, यहाँ दिया हुआ है AB और ये है O और यहाँ है D एंड इधर है C, और DC की लंबाई दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। सही है, और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ, दिया है, क्या दिया है, AO/OC इक्वल BU/OD और इक्वल में 1/3 ये दिया है ना। ठीक है, और क्या दिया है, तथा DC इक्वल में 1.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमको दिया है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, इससे हम देख रहे हैं AO/OC, AO/OC दिया हुआ है। सही है, इक्वल दिया है BO/OD। तो देखिए ये भुजा इसकी इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा, मतलब इस त्रिभुज का साइड, इस त्रिभुज का साइड, इसका रेशियो, और इस त्रिभुज का ये साइड और ये साइड का रेशियो, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, जो कि 1/3 दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दो साइड हमारे क्या है, साइड तो हो गया। ठीक है, और हमको कोई एक या तो एंगल या तो कोई एक साइड, या तो एंगल या इन साइड का रेशियो इक्वल रहता है तो क्या हम इसको समरूप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ जो एंगल बन रहा है, मतलब मान लीजिए कोई एक दो लाइनें हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि दो लाइनें आपस में क्रॉस कट रही हैं, तो जहाँ पे कटती हैं वहाँ पे कोण बनता है। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो क्या इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल दोनों इक्वल हो रहा है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि देखो ये साइड साइड और एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड से ये हमें समरूप दिखता नज़र आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो चलिए मैं लिखूँगा यहाँ पे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB तथा COD में AO/OC दिया है, BO/OD दिया है, और ये दोनों कितने के बराबर हैं, 1/3 के। और क्या दिया है, और देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना ये एंगल इक्वल हो रहा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ एंगल AOB इज इक्वल एंगल COD। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। सही है, तो चलिए अभी देखिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एंगल, सॉरी यहाँ पे साइड, ठीक है, साइड का रेशियो और एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं क्या कि साइड एंगल साइड ये क्या है, समरूप है ना। समरूपता का यहाँ कसौटी क्या है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। ठीक है, क्यों, साइड एंगल साइड समरूपता से, किससे,
साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, तो चलिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं हमारे, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो देखिए इसका और इसका रेशियो, इस साइड का ये साइड रेशियो इक्वल है, इस साइड का ये साइड का रेशियो इक्वल है, और इसी तरह से ये साइड और इस साइड का रेशियो भी हमारा इक्वल होगा। और ये तीनों जब इक्वल हैं किसके, 1/3 के, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिएगा इसको। अतः इतना हो गया ये समरूप, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AO/OC इक्वल BO/OD। देखिए AO/OC BO/OD इक्वल होगा AB/DC। किसके इक्वल होगा, AB/DC। और ये दोनों किसके इक्वल हैं, यहाँ पे देखिए किसके इक्वल हैं, 1/3 के। तो यहाँ देखिए इन सब का तो ये दिया ही है क्वेश्चन में, मेनली हमको इसको देखना है, ठीक है, मेनली हमें इसे देखना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, अतः AB/DC ये इक्वल कितना, 1/3 के हो सकता है कि नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखिएगा इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद हम इसको कह सकते हैं, AB की वैल्यू हमको निकालनी है, DC की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर इक्वल में 1/3। अभी हम क्या, AB इक्वल यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1.5 को उधर भेजो तो 1.5 का इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई 3। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं, ये 1.5 है और ये 3। आप ऐसे नहीं समझेंगे तो देखिए डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाने के लिए हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे भी कितने का, 10 का। तो देखिए AB बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 का गुणा होगा तो पहले पॉइंट भूल जाइए, तो कितना, 15 का 10 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 150। अब 3 में 10 का होगा तो 30, और एक अंक पे यहाँ ऊपर दशमलव था ना, तो ऊपर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। क्या हो गया, आप देखिए AB इक्वल में पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर 15 और नीचे 30। अब 15 कहने 15, 15 दूनी 30, यानी कि AB बराबर जो वैल्यू आ रहा है, देखिए अभी 1/2 है, या तो आप 1/2 कहिए, या मैं इसको अगर पॉइंट में ले जाऊँ तो 1/2 की वैल्यू क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं फिर उसको नेक्स्ट सेशन में आपको फिर से एक बार समझा दूंगा जो भी डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए अभी फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का गौ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √3 tan 12 डिग्री कॉट 45 डिग्री कॉट 60 डिग्री tan 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ग नंबर का सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन पहले दिया क्या हमको, दिया है √3 tan 12 डिग्री कॉट 45 डिग्री कॉट 60 डिग्री tan 78 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिएगा √3 को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो tan दिया है, यहाँ tan दिया है, ठीक है, tan 12 है तो इसको चेंज कर दें, सही, या तो tan 12 डिग्री को बदल लें या फिर tan 78 डिग्री को बदल लें, किसी एक को इसमें से बदलेंगे, सही है, तो क्या हो जाएगा, एक कोई कैंसिल हो जाएगा इसमें से। ठीक है, बाकी यहाँ पे cot 45 डिग्री एंड cot 60 डिग्री का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। सही है, देखिए tan 12 डिग्री है तो tan 12 को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, tan 12 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस में 78 डिग्री। सही है, और यहाँ जो है cot 45 डिग्री cot 60 डिग्री एंड tan 78 डिग्री, इसको मैंने रहने दिया। अभी देखिए यहाँ √3 और ये है tan 90 माइनस थीटा। अगर हम फार्मूला देखें tan 90 डिग्री
माइनस में थीटा, तो इसके इक्वल क्या आता है, देखिए ये होता है, देखिए 90 माइनस थीटा, ये कौन से चतुर्थांश में आता है, वो आता है फर्स्ट में। किस में आता है, फर्स्ट चतुर्थांश में। और फर्स्ट में सारे प्लस होते हैं, मतलब साइन टेन कॉस्ट जो भी है सब क्या होगा, सब प्लस में आएगा। सही है, तो ये तो प्लस में आएगा, आंसर सही है। अभी जब 90 डिग्री रहता है तो वो चेंज हो जाता है, टेन का कॉट, साइन का कॉस, सेक का कॉसेक हम लोग लिखते हैं। सही है, तो यहाँ क्या है, टेन है तो यहाँ हमको क्या लिखना होगा, कॉट लिखना होगा, और थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थीटा। तो ऐसे टेन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट, और थीटा के जगह पे यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मान लें तो थीटा के जगह पे क्या है, 78 डिग्री। सही है, तो ये √3 कॉट 78 डिग्री हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई कॉट 45 डिग्री और कॉट 60 डिग्री एंड टेन 78 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ √3 मल्टीप्लाई बाई कॉट 78, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 78। ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। सही है, और देखिए कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए भाई। कॉट 45 की वैल्यू अगर नहीं याद है तो देखिए ऐसे निकालेंगे, कॉट 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ऊपर हम कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन 45 डिग्री की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। कॉस 45 कितना आता है, 1/√2, अपॉन में साइन 45 का क्या आता है, 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दोनों 1 आ जाएगी, क्योंकि ऊपर 1/√2 और नीचे भी 1/√2, इससे हमको वैल्यू 1 मिलता है, यानी कि कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1। इसी तरह से कॉट 60 का निकालना है तो कॉस 60, यानी कि कॉस 60 का कितना होता है, 1/2 होता है। सही है, और नीचे आ जाएगा साइन 60 डिग्री का। सही है, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 1/√3 कितना आता है, 1/√3 ये आ जाता है हमारा कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाई tan 78 डिग्री। सही है, अब देखिए tan से tan 78 डिग्री का कैंसिल, और √3 से √3 कैंसिल, बाकी सारे क्या बचे, 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सही है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सही है, ओके। तो चलिए इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 का घ है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में 52 रविवार यानी कि 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सही है, चलिए इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। यानी कि 2 घ का, यानी कि 2nd नंबर का घ, इसका हमको देखना है सॉल्व। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, लीप वर्ष की बात कर रहा है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, कुल दिनों की संख्या। तो देखिए लीप वर्ष में, वैसे नॉर्मल वर्ष में कितने होते हैं, 365, लेकिन लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं। सही है, ठीक, इतने दिन होंगे, लीप वर्ष में इतने दिन होंगे। अब देखिए, अब इसको हम तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए क्या 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद सारे डे रिपीट होते हैं, इसलिए हम 366 को क्या कर रहे हैं, हफ्ता में तोड़ रहे हैं, कितने हफ्ते होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा डिवाइड। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। देखिए यहाँ पे हम डिवाइड कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 366 को। सही है, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 7 5 जा 35, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ उतरेगा 6। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 14। 2 जो है हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर। यानी कि यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा कितने, 52 हफ्ते, कितने हफ्ते, 52
हफ्ते, ठीक है। और बाकी कितने दिन बचेगा, तो 2 दिन बचेगा। शेष जो बचेगा वो 2 दिन, मैं ऐसे ले रहा हूँ, सही है। अब देखिए शेष 2 दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं। अगर मैं शेष 2 दिनों की बात करें, सो शेष 2 दिन वो कौन कौन हो सकते हैं। या तो रविवार से अगर शुरू किया जाए तो रविवार हो, उसके बाद सोमवार, यानी कि रविवार हो सकता है। और क्या हो सकता है, या तो रविवार सोमवार हो सकता है, सही है, रविवार सोमवार, ठीक। दूसरा क्या, या तो सोमवार मंगलवार हो सकता है, सोमवार मंगलवार हो सकता है, या फिर मंगलवार और बुधवार हो सकता है ना, मंगलवार या बुधवार हो सकता है, या फिर बुधवार और गुरुवार हो सकता है, ठीक है। या फिर गुरुवार या शुक्रवार हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है, शुक्रवार या शनिवार भी हो सकता है, सही है। तो और क्या हो सकता है, शुक्रवार और शनिवार हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे जो जो शेष दिन हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ इन दोनों को मैं छोड़ दूँ, ठीक है, इन दोनों दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अतः लीप वर्ष में कितने दिन, 52 रविवार होंगे, 52 रविवार होंगे। कब, जब इस 2 दिन को छोड़ रहे हैं हम लोग तब, यानी कि 52 सप्ताह हो रहा है तो 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे, ठीक है। तो यहाँ 52 रविवार होंगे, सही है, 52 रविवार होंगे, ठीक है। जब शेष 2 दिन शेष 2 दिन में से कोई न लिया जाए, कोई स्वीकार न हो, सही है। जब ये दोनों दिन न रहें तब, इसलिए देखिए क्या होगा, NS, यहाँ हमारा NS कितना आएगा, 7, ठीक है। तथा यहाँ पे NE हमारा कितना आएगा, जो NE आएगा वो आएगा 5, ठीक है ना, कितने आएंगे 5। अतः P यानी कि लीप वर्ष में हमको प्रायिकता निकालना है, तो लीप वर्ष में 52 रविवार होंगे और उसकी हमको क्या निकालना है, प्रायिकता। तो क्या आएगा, NE अपॉन में NS होता है, सही है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, NE कितना है हमारा 5 अपॉन में NS कितना 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। और जो भी आपको पूछना हो या फिर जो भी समझ में नहीं आया है या दोबारा पूछना है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके डाउट को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।